लिया है। हाँ, तुम लोग खाना लेकर बस्ती पहुँचो, मैं भी दूध लेकर वहीं पहुँचती हूँ। ठीक है, चलो बाय बाय। बेटा नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। और आप लॉकडाउन में कहाँ नीचे घूम रहे हैं? नहीं बेटा, घर में कुछ सामान खत्म हो गया था तो दुकान देखने गया था, चालू ही अभी। अच्छा। हाँ, अच्छा एक बात पूछती थी बेटा, जी। तुम किसी एनजीओ में काम करती हो? हाँ अंकल, मैं एनजीओ में काम करती हूँ और आप तो जानते हैं कि कोरोना ने हालात कैसे कर दिए हैं, इसलिए हमसे जितनी मदद बन पड़ रही है उतनी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम कर, बहुत नेक काम कर। अच्छा, मेरे लाइफ की सेवा हो ना तो बेझिझक रुक कर बताओ। जी जी जरूर अंकल। ठीक है। अच्छा, कौन से एरिया में तुम लोग ये अपना खाना पीने का सामान सप्लाई करते हो? वो मोमिन पाड़ा में। भाड़ा? हाँ, अपने पास का ही एरिया है और वहाँ ज़रूरतमंद भी हैं और हमें काम करने में वहाँ आसानी भी रहती है। बेटा पास का एरिया तो ये चिराग नगर भी है ना, वहाँ करो। हाँ अंकल, पर वहाँ एक दूसरा एनजीओ ऑलरेडी काम कर रहा है, हमने पता लगाया था। तो बेटा वो एनजीओ कौन सी उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर देगा, तुम लोग ना यही कॉन्सेंट्रेट करो तुम। पर अंकल, मोमिन पाड़ा में तो बिल्कुल मदद नहीं पहुँच रही है। तो नहीं पहुंचेगी ना, मोमिन पाड़ा है वो। क्या मतलब? बेटा बात को समझो, वो उन लोगों का एरिया है जो जो ये कोरोना फैला रहे हैं। अरे बेटा बात को समझो। क्या आप बेतुकी बात कर रहे हो अंकल? अब कोरोना भी क्या जात धर्म देखकर फैलेगा? अरे पर जात धर्म देखकर फैलाया तो जा रहा है ना। बात को समझती नहीं बेटा, मेरे ना इस धर्म के बहुत करीबी लोग हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त भी कहलाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ कि जब उनके धर्म की बात आती है ना, ये सिया सुन्नी भी ना ये सारे बैर भूलकर ना हम लोगों के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो जाते साले। इनका भरोसा नहीं किया जा सकता। पुरानी बातें तो भूल ही जाओ, ये निजामुद्दीन वाला मरकज कांड तो पता है ना तुम्हें? तुम समझती नहीं हो बेटा, वो हमारे मुंबई के नेताजी ना, उन्होंने सही कहा, इनका ना तो इलाज करो बल्कि इन्हें सीधे गोली मार देनी चाहिए। देशद्रोही हैं सारे के सारे। अंकल, यानी आप और वो मुंबई वाले नेताजी दोनों देश प्रेमी हो ना? तो मैं आपको हथियार लाकर देती हूँ, ढूंढ डालो सालों को। बात तो सही है, मैं कैसे? जैसे देशभक्त उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था, जैसे शिवाजी महाराज ने मुगलों को मारा था, जैसे हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान में घुसकर मारा था, जैसे हर देशभक्त हर देशद्रोही को मारता है, ठीक वैसे ही अंकल, ठीक वैसे ही आप भी उन देशद्रोहियों को मार डालो। मारोगे ना? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है बेटा, मार तो देना चाहिए। मैं करता हूँ, किसी को तैयार करता हूँ मैं। किसी को? अंकल, भगत सिंह ना बनाए नहीं जाते, वो देश प्रेम का जज्बा लेकर पैदा होते हैं। हाँ ठीक है, पर हर इंसान तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद नहीं हो सकता ना। पर शकुनी हो सकता है। हम जैसे मासूमों के मन में जहर घोलने वालों को अपने मौत का खतरा तो बिल्कुल नहीं होता है। क्या बकवास कर रही हो तुम? तबलीगी जमात ने लॉकडाउन के नियमों को तोड़ा, लोगों का जमाव किया, पर ऐसा जमाव तो राज्य के बॉर्डर पर हर रोज हो रहा है। हर रोज सुबह सब्जी मंडियों में हो रहा है, राशन की दुकानों पर हो रहा है, और यहाँ तक कि जहाँ जहाँ जरूरत की चीजें बांटी जा रही हैं, वहाँ भी हो रहा है। मैं इस मरकज के जमाव में और बाकी जमाव में कोई फर्क नजर नहीं आता है। होगा, और मैं मान भी लेती हूँ कि मरकज ने 2000 का जमाव किया और ऐसे 20-25 हजार और देशद्रोही होंगे, पर क्या इन 20-25 हजार हरामखोरों की हरामखोरी के लिए 25 करोड़ की जनता को कटघरे में खड़ा करना सही है? मेरे हिसाब से सही है, सही है। मैंने बताया ना कि जब इनके धर्म की बात आती है ना, तो साले सब आपस का बैर बनाकर हम लोगों के खिलाफ इकट्ठे होकर खड़े हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं सब। संकट में अपने पर्सनल ग्रजेस भूलकर एकजुट हो जाना क्या गलत है? तो हमें बचपन से क्यों सिखाया जाता है
कि एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ देगा, हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। अंकल, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए दूसरों पर उंगली उठाना बंद करिए। अगर वो दुश्मन भी है ना, तो दुश्मन की उस अच्छाई से सबक लो और एकजुट हो जाओ। क्योंकि इतिहास भी उठा के देख लो, हम हमेशा दबे, कुचले और शोषित इसलिए रहे क्योंकि हम कभी एकजुट नहीं हुए। इनको पाकिस्तान चाहिए था, हमने तो साला वो भी दे दिया, फिर भी ये हमारे छाती पर मूंग दल रहे हैं। जिनको पाकिस्तान चाहिए था वो तभी पाकिस्तान चले गए, और जिनको ये मातृभूमि से प्रेम था वो यहीं रह गए। उन्हें कभी इस मातृभूमि से प्रेम नहीं था। अगर ऐसा होता तो वंदे मातरम बोलने में उसकी नानी नहीं मरती। अंकल, जिस गोल टोपी वाले की नानी मरती थी ना, उसे भरी संसद में उसकी औकात दिखाने वाला भी दूसरा गोल टोपी वाला ही था। और ये मत भूलिए कि वो गोल टोपी वाला कोई नेता नहीं था। ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि भारत माता की जय कहना मेरा कर्तव्य है कि नहीं, ये मैं जानना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार। और मैं कहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे अंकल, 70 साल हो गए उस बंटवारे को। जिसने ये बंटवारा चाहा वो नस्ल भी खत्म हो गई। इसलिए मेरी आपसे और उन धर्म के सो-कॉल्ड ठेकेदारों से हाथ जोड़कर ये विनती है कि अब इस नफरत को भी खत्म कर दो। अंकल, हमें विरासत में नफरत नहीं, ये सबक देकर जाओ कि जो पाकिस्तान में बस गया वो पाकिस्तानी है, और जो हिंदुस्तान में रह गया वो सिर्फ हिंदुस्तानी है। और उस धर्म के नौजवानों से मेरा अनुरोध है कि धर्म बड़ा होता है, पर वही धर्म हमें ये सिखाता है कि देश सबसे पहले आता है। और एक प्रैक्टिकल बात, कुछ डेवलप्ड नेशंस ने आपके धर्म के आधार पर बने कई देशों को बैन किया हुआ है, पर जब आपके पासपोर्ट पर भारत यानी इंडिया लिखा होता है ना, तो आपको वीज़ा मिल जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। जो देश आपके धर्म की मर्यादा को सम्मान दिलाता है, क्या उस देश से वफादारी करना आपका धर्म नहीं है, आपका फर्ज नहीं है? तो ये फर्ज को निभाइए। आपके धर्म के जो ठेकेदार बनकर हमारे देश के कानून, संस्कार और संस्कृति के खिलाफ आपको भड़काते हैं ना, उन्हें आप खुद ही सबक सिखाइए। अंकल, देश में घुसा कोरोना वायरस तो 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा, पर आप जैसों की सोच में घुसे वायरस को खत्म करने की जिम्मेदारी हम नौजवान उठाते हैं।